Hello students, welcome to EduFriend, our e-learning platform. आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल्स ऑन बोल्टेड कनेक्शंस। बट उससे पहले ना, इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स है ना, जो मैंने थ्योरी में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसको क्या करेंगे, इन शॉर्ट रिवाइज करेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। अब टाइप्स ऑफ कनेक्शंस में फर्स्ट इमेज देखो, यहां पे ये क्या है, आई सेक्शन, ये प्लेट, और ये क्या है, आई सेक्शन। इसको हमने इस गजेट प्लेट को कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्स, यानी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। ओके, अब सेकंड इमेज, इसमें ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है, ये वर्टिकल प्लेट है, इनको हमने विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग क्या किया है, ज्वाइन किया है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम ना एग्जांपल्स ऑन बोल्टेड कनेक्शन भी कवर करने वाले हैं एंड एग्जांपल्स ऑन वेल्डेड कनेक्शन भी कवर करने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अब टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में ये इमेज देखो, यहां पे फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, ये दो प्लेट्स ना ओवरलैप किया है एंड इनको हमने क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ बोल्ट कनेक्ट किया है। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो विद द हेल्प ऑफ बोल्ट हमने दो प्लेट कनेक्ट किया है ना। अगर दो प्लेट कनेक्ट किया हो तो हम क्या बोलेंगे, बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू सिंगल शियर। ठीक है, अब यहां पे देखो, हमने ये फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के लिए हमने क्या क्या यूज किया है, टॉप कवर प्लेट, बॉटम कवर प्लेट्स एंड बोल्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने विद द हेल्प ऑफ दिस बोल्ट क्या क्या ज्वाइन किया है, फर्स्ट टॉप कवर प्लेट, एक्चुअल प्लेट, और ये क्या है, बॉटम कवर प्लेट्स। मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस बोल्ट हमने यहां पे थ्री प्लेट्स कनेक्ट किया है। अगर थ्री प्लेट्स कनेक्ट किया हो ना तो हम क्या बोलेंगे, बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू डबल शियर। लास्ट एक बार, अगर हमने दो ही प्लेट कनेक्ट किया हो तो बोल्ट सब्जेक्टेड टू सिंगल शियर। अगर हमने थ्री प्लेट्स कनेक्ट किया हो तो क्या बोलेंगे, बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू डबल शियर। क्लियर? सो स्टूडेंट्स यहां पे ये इमेज देखो, ये क्या है, बोल्ट ना, एंड ये क्या है, नट। यहां तक ठीक है। अब इस बोल्ट्स के ना थ्री पार्ट्स है। ये क्या है, हेड ऑफ द बोल्ट। ओके, उसके बाद ये जो प्लेन पोर्शन है ना, ये क्या है, शैंक, एंड ये क्या है, थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द बोल्ट। ठीक है, तो शंक का डायमीटर डी, मतलब नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। अगर क्वेश्चन में स्मॉल डी गिवन हो ना तो हम क्या कर सकते हैं, ए एस बी, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ शंक पार्ट ऑफ द बोल्ट, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ शंक पार्ट ऑफ द बोल्ट इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो ना, एज कंपेयर टू शैंक, यहां पे ड्यू टू दिस थ्रेड्स क्या हो गया है, क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा कम हो गया है। सो यहां पे जो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा ना, ए एंड बी, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.78 पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी मतलब डायमीटर ऑफ द शैंक। और एक बार, शैंक पार्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, एंड थ्रेडेड पार्ट का नेट एरिया कितना लेंगे हम, 0.78 पाई बाय 4 डी स्क्वायर। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट, shear स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। अब देखो ना, shear स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट मतलब VDSB। यहां पे V फॉर स्ट्रेंथ, D फॉर डिजाइन, S फॉर shear, B फॉर बोल्ट। मतलब डिजाइन
shear strength of the bolt यानी VDSB। फॉर्मूला क्या है? VDSB इक्वल टू FUB अपॉन √3 gamma MB इनटू इन ब्रैकेट NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। ओके, तो यहां पे FUB मतलब क्या है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। ठीक है, उसके बाद NN मतलब नंबर ऑफ shear planes passing through the threaded section। ठीक है, एंड NS मतलब नंबर ऑफ shear planes passing through the shank section। तो स्टूडेंट्स, ये जो दो कंसेप्ट्स है ना, हम जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे क्या करेंगे? क्लियर कर देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, बाकी FU भी समझ में आया है। यहां पे ANB ASB मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ANB मतलब नेट एरिया ऑफ द बोल्ट, मतलब थ्रेडेड पोर्शन की जगह पे। ठीक है, एंड ASB मतलब शैंक एरिया ऑफ द बोल्ट। ASB का फॉर्मूला π/4d स्क्वायर, ANB का फॉर्मूला 0.78 π/4d स्क्वायर। बाकी गामा MB मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द बोल्ट। और एक बार गामा MB मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द बोल्ट, वैल्यू हम कितनी यूज करेंगे? 1.25। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ shear planes पासिंग थ्रू थ्रेडेड सेक्शन, एंड NS मतलब नंबर ऑफ shear planes पासिंग थ्रू शैंक सेक्शन। ठीक है ना, तो फर्स्ट ये इमेज देखो, ये क्या है? लैप जॉइंट है। अब इस लैप जॉइंट में, ठीक है, अगर हमने बोल्ट के बारे में सोचा तो ये टॉप वाला क्या है? शैंक पार्ट, और ये क्या है? थ्रेडेड पोर्शन। यहां तक ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है देखो, इन दो प्लेट्स के दरम्यान ये shear प्लेन है ना, देखो ना, ये shear प्लेन passes through shank part ना, shear plane passes through shank part, मतलब यहां पे NS कितना है? 1 है। ठीक है, और NN कितना हो जाएगा फिर? 0। ओके, चलो और एक एग्जांपल देखो, यहां पे ये क्या है? shear plane, shear plane passes through threaded portion ना, अगर shear plane थ्रेडेड पोर्शन से पास हो गया, मतलब यहां पे NN कितना है? 1, और NS कितना होगा? 0। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अब यहां पे हमने विद द हेल्प ऑफ बोल्ट 3 प्लेट्स कनेक्ट किया है, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट एंड थर्ड प्लेट। यहां तक ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है देखो, 2 shear प्लेन है। ठीक है, फर्स्ट shear प्लेन passes through shank part, मतलब ये for this NS equal to 1, and this shear plane also passes through shank part। यहां पे भी NS क्या है? 1, NS1 NS1 मतलब यहां पे देखो NS कितना हो गया? 2 हो गया, एंड NN क्या है? 0। ठीक है, इस इमेज में देखो, इस इमेज में this shear plane intercepted by shank part यानी NS1, and this shear plane intercepted by the threaded part, that why NN equal to कितना? 1। तो for this figure NN1 NS1, and last part देखो ना, first shear plane intercepted by threaded portion, यहां पे NN कितना आएगा? 1 आएगा, और फॉर दिस shear plane इंटरसेप्टेड बाय थ्रेडेड पोर्शन, मतलब यहां पे भी NN इक्वल टू कितना है? 1। ठीक है ना, तो इन जनरल NN इक्वल टू कितना आएगा? 1 + 1 मतलब 2 आएगा, एंड NS कितना आएगा? 0। क्लियर होगा यहां तक? तो स्टूडेंट्स, अगर इसके बारे में, ठीक है ना, कुछ भी नहीं मेंशन किया ना क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे? ये वाली केस कंसीडर करेंगे। ठीक है, यानी
बोल्ट सब्जेक्टेड टू डबल शियर, बोल्ट सब्जेक्टेड टू डबल शियर बोला ना, तो हम क्या करेंगे, NN1 NS1 लेंगे। क्लियर? एंड फॉर दिस बोल्ट सब्जेक्टेड टू सिंगल शियर हो ना, तो हम क्या करेंगे, ए वाली केस कंसिडर करेंगे। ठीक है, और एक बार, बोल्ट सब्जेक्टेड टू सिंगल शियर हो एंड क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हो, तो ये वाली केस मतलब क्या करेंगे, हम NN की वैल्यू 1 लेंगे, NS की वैल्यू 0 लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, और एक बार बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, VDPB इक्वल टू, ओके पहले ना स्टूडेंट्स एक बार हम ये जो VDPB है ना, इसका पहले मीनिंग समझ लेंगे। देखो अच्छी तरह से, यहां पे ये जो D है ना, D फॉर डिजाइन, D फॉर डिजाइन, B फॉर बोल्ट। अब देखो ऑलरेडी B फॉर बोल्ट यूज किया है ना, तो स्टूडेंट्स यहां पे ना बियरिंग, अच्छी तरह से देखो, बियरिंग के लिए हमने यूज किया है P, ओके ना, एंड इन जनरल V फॉर क्या होता है, स्ट्रेंथ। ठीक है ना, सो इसको कैसे पढ़ेंगे, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। ओके, सो VDPB फॉर्मूला क्या है, 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T, या फिर TP लिखा तो भी चलेगा, TP इंटू FU अपॉन गामा MB। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर VDPB कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो E कैलकुलेट करेंगे। E मतलब क्या है, मिनिमम एज डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या है, 1.5 इंटू डायमीटर ऑफ द होल। E मतलब मिनिमम एज डिस्टेंस, फॉर्मूला 1.5 इंटू डायमीटर ऑफ द होल। उसके बाद P मतलब मिनिमम पिच डिस्टेंस, फॉर्मूला 2.5 इंटू D मतलब डायमीटर ऑफ द बोल्ट। ओके, सो पहले E कैलकुलेट करो, P कैलकुलेट करो। E एंड P कैलकुलेट करने के बाद हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स KB। ओके, अब देखो KB का फॉर्मूला क्या है, स्मॉलर ऑफ E अपॉन 3DO कॉमा E अपॉन 3DO माइनस 0.25, थर्ड ऑप्शन FUB अपॉन FU, फोर्थ ऑप्शन क्या है 1। ओके, सो देखो KB इक्वल टू, हमें यहां पे फर्स्ट, ये यहां से यहां तक सेकंड कैलकुलेशन, ये थर्ड एंड ये फोर्थ वन क्या है 1, चारों का हमें सेपरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चारों में से जो सबसे स्मॉलर आएगा हमारे लिए क्या होगा, KB। तो सबसे पहले E एंड P कैलकुलेट करो, उसके बाद KB कैलकुलेट करो। ओके, अब KB कैलकुलेट करने के बाद ना स्टूडेंट्स देखो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, VDPB फॉर्मूला 2.5 इंटू KB हमने यहां पे कैलकुलेट किया है, इंटू D मतलब डायमीटर ऑफ द बोल्ट, TP। देखो ना स्टूडेंट्स, अगर हमने यहां पे सपोज ये क्या है, फर्स्ट प्लेट, ठीक है ना, ये क्या है फर्स्ट प्लेट, उसकी थिकनेस यहां पे दिखाई दे रही है T, ठीक है, T1। उसके बाद सपोज ये क्या है, सेकंड प्लेट, ठीक है ना, एंड इसकी थिकनेस क्या है, T2। ओके, अब इन दोनों के दरमियान स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पे बोल्टेड जॉइंट अप्लाई करना है, एंड यहाँ पे सपोज इस जॉइंट पे फोर्स कितना है, P इतना फोर्स है। ओके, तो देखो अब यहाँ पे एक थिकनेस, एक प्लेट की थिकनेस क्या है T1, दूसरे प्लेट की थिकनेस क्या है T2, दोनों में से जो स्मॉलर आएगा ना स्टूडेंट्स, T1 T2 में जो स्मॉलर आएगा वो हमारे लिए क्या होगा, TP। ओके, बाकी एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो TP समझ में आया। ओके, उसके बाद FU मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। गामा MB मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द बोल्ट, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द बोल्ट, जो हम कितना लेते हैं 1.25। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, चलो वीडियो पॉज करके ना आपको ये पूरा पहले लिख लेना है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द नेट प्लेट। ओके, देखो ना, सबसे पहले ये जो प्लेट है ना, प्लेट की विड्थ क्या है B, थिकनेस क्या है T। तो
यहां पे होल ड्रिल करने से पहले जो एरिया था ना, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया कितना आएगा, बी इंटू टी। समझ में आया? और एक बार, होल ड्रिल करने से पहले एरिया क्या था, बी इंटू टी था। अब यहां पे होल ड्रिल किया, मतलब ये जो विड्थ बी है ना, बी क्या हुआ, डी एच से यहां पे कम हो गई। फिर नेट एरिया कितना आएगा, देखो, बी माइनस डी एच, बी माइनस डी एच इंटू टी। तो देखो स्टूडेंट्स, बिफोर ड्रिलिंग होल ग्रॉस एरिया बी इंटू टी। अब यहां पे वन होल ड्रिल किया है, तो नेट एरिया बी माइनस डी एच इंटू टी। अब देखो ना, इन जनरल हम इसको कैसे लिखेंगे, ए नेट इक्वल टू बी माइनस, एक होल ड्रिल किया तो 1 इंटू डी एच इंटू टी। अगर यहां पे दो होल ड्रिल किए होते ना, तो 1 की जगह हम क्या लिखते, 2 लिखते। समझ में आया? तो अब होल ड्रिल करने के बाद ये जो नेट एरिया रिमेनिंग है ना, इस रिमेनिंग एरिया की टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब टीबी कितनी आएगी, 0.9 FU अपॉन गामा M1 इंटू ए नेट। और एक बार, रिमेनिंग जो क्रॉस सेक्शन है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.9 FU अपॉन गामा M1 इंटू ए नेट। ओके, तो यहां पे ए नेट मतलब नेट एरिया ऑफ द प्लेट, इन जनरल बी माइनस एन डी एच। यहां पे 1 होल है मतलब एन इक्वल टू 1 लिखो, अगर 2 होल होते तो एन इक्वल टू 2 लिखते। समझ में आ रहा है ना, बी माइनस एन डी एच इंटू टी। ओके, एफ यू मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, एंड गामा M1 इज गामा M1 मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर टू रेजिस्ट फेल्यूर एट अल्टीमेट स्ट्रेस, इसकी वैल्यू 1.25। तो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं जैसे जैसे फॉर्मूला एक्सप्लेन करते जा रहा हूं ना, आप नोटबुक में लिखते जाओ, ठीक है? ओके, सो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो। सबसे पहले ये क्या है, बोल्ट। यहां पे डी मतलब डायमीटर ऑफ द बोल्ट। ओके, उसके बाद ये क्या है, प्लेट। हमने इस प्लेट को क्या किया है, होल ड्रिल किया है। उस होल का डायमीटर डी एच या फिर डीओ, डी एच या फिर डीओ मतलब डायमीटर ऑफ द होल ड्रिल्ड इन द प्लेट। हमने यहां पे होल ड्रिल क्यों किया, टू फिट द बोल्ट ना, टू फिट द बोल्ट। इसका मतलब यहां पे बोल्ट का डायमीटर जितना है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा होल का डायमीटर चाहिए। और एक बार, बोल्ट के डायमीटर से होल का डायमीटर ज्यादा चाहिए, मतलब यहां पे डी एंड डीएच में कंपेयर किया तो डीएच की वैल्यू क्या चाहिए, थोड़ी सी ज्यादा चाहिए। ओके, तो डी एंड डीएच में रिलेशन क्या है, देखो अच्छी तरह से देखो। अगर बोल्ट का डायमीटर मतलब डी 12 या फिर 14 होगा ना, तो डीएच निकालते समय क्या करेंगे, उसमें +1 करेंगे। और एक बार, 12 +1 किया तो 13, 14 में +1 किया तो 15। ये क्या है, डी, और ये क्या है, वैल्यूज ऑफ डीएच। ठीक है, उसके बाद अगर बोल्ट का डायमीटर 16 से लेके 24 तक हो ना, तो हम डी के हेल्प से डीएच फाइंड करते समय +2 करेंगे। +2 देखो ना, 16 में +2 किया 18, यहां पे 16 मतलब डी, 18 मतलब डीएच या फिर डीओ। ओके, 16 से लेके 24 तक +2 करना है, +2, एंड 27 से आगे हमें डी में +3 करना पड़ेगा, वी विल गेट डीएच। समझ में आया? ये जो रेंज है ना, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओके,